अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो नसीहतें हैं ये मेरे एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी उस पर बेस्ड हैं, लेकिन आप अगर से डिफरेंट चलना चाहें तो आप बिल्कुल अपने मुताबिक चलिएगा। दो तीन चीज़ें। पहली बात तो ये कि अब आज 10 अगस्त पे रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ कि अगस्त के महीने में क्या करना है। 10 अगस्त को मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ और अवेलेबल भी कर दूंगा, तो 10 अगस्त की शाम को हो जाएगा। अब बाकी इसको कौन कब सुनता है, अगस्त के एंड पे सुनता है, सितंबर में सुनता है, तो उसके लिए सारी डिस्कशन यूजलेस होगी जो भी कर रहा हूँ। अज्यूमिंग कि आप 10 अगस्त को सुन रहे हैं, मॉक को फिलहाल कर दें साइड पे, क्योंकि आपका कोर्स अगर 10 अगस्त को ख़त्म हो रहा है और मॉक 18 को है, तो फिर आप उसमें क्या तैयारी करेंगे और क्या पेपर देंगे, तो मेरी तरफ से तो वो एक इररेलेवेंट चीज़ हो गई। हाँ, अच्छी बात है, मॉक देना चाहिए, लेकिन 8 दिन के अंदर आपका कोर्स पूरा हो जाएगा और आप तैयारी करके मॉक दे देंगे, मुझे नहीं लगता। तो इसलिए मॉक को फिलहाल साइड पे कर दें। अब आपके पास दिन कितने रहते हैं, पेपर्स हैं, पहला पेपर कब है जिसका कोई भी नहीं, आई कैप ही पहला पेपर कब लेगा, 5 को है जी। तो आपके पास, अभी ले लेता हूँ, आपके पास तकरीबन 25 दिन हैं इस काम के लिए। इन 25 दिनों में से आई कैप के पेपर से जिसका जो जब भी पेपर है, किसी का 5 को है, किसी का 8 को है, उससे 2-3 दिन तो पीछे छोड़ दें पहले पेपर की तैयारी के लिए, उसको माइनस करके आपके पास तकरीबन 23 दिन है तकरीबन। अब इन 23 दिन का प्लान बना के पढ़ने बैठिएगा। कुछ बच्चे ग्रुप में भी कहते हैं, अलग से भी कहते हैं कि आपको रिवीजन प्लान दे दें। नहीं, मैं रिवीजन प्लान नहीं बना के दिया करता, मेरा ये तरीका नहीं है, मैं रिवीजन प्लान बना के नहीं देता, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ। क्योंकि आप अपनी अकल इस्तेमाल किए बगैर अगर किसी टीचर का रिवीजन प्लान ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, हो सकता है वो किसी और तरह के स्टूडेंट के लिए हो, आपके लिए ना हो सकता है कि वो एवरेज स्टूडेंट के लिए हो, आप ज़्यादा बेहतर हो। तो इसलिए मैं रिवीजन प्लान पर्सनली इसके हक में नहीं हूं कि मैं टीचर बना के दूं। बाकी जो टीचर बना के देते हैं यकीनन वो बेहतर ही सोच के बनाते होंगे। मेरी अपनी सोच ये है कि मैं कोई रिवीजन प्लान नहीं बता रहा हूँ, ये बनाना है आपने। कैसे बनाना है इस पर बेशक आप आधा दिन लगा लें, 2 घंटे लगा दें, ज़्यादा नहीं लगाना तो, लेकिन आपके सामने जो फैक्टर्स होने चाहिए। आपके टोटल पेपर्स कितने रहते हैं, आप दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप गांव में रहते हैं और आपके यहाँ बैठक का निज़ाम है, हर वक्त कोई ना कोई आ जा रहा है, और आप बड़े होने की वजह से आपको घर के कामों में हाथ बटाना पड़ रहा है, पढ़ाई का टाइम नहीं मिल सकेगा। आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, छोटे कज़न भतीजे भांजे शोर करते हैं, पढ़ने नहीं देते, मजबूरी है, ये सारे मसले आपके अपने हैं। आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, वापस घर जाना पड़ेगा। आप घर में रहते हैं, आप बाजार के करीब रहते हैं, सारा दिन शोर होता रहता है। ये सारी चीज़ें आपने खुद देखनी है कि आप कहाँ होंगे, आप कहाँ पढ़ सकेंगे, और इफेक्टिवली आप रोज़ कितने घंटे पढ़ सकेंगे। मेरे हिसाब से, अपने स्टूडेंट एक्सपीरियंस की भी बात कर रहा हूँ और वैसे भी मेरे हिसाब से एक नॉर्मल स्टूडेंट, अगर कोई जिनका बच्चा है तो उसका नहीं पता, एक नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ाई के दिनों की बात कर रहा हूँ, आखिरी ये जो 25 दिन है, इनमें 10-12 घंटे एक नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ सकता है। कोई होगा जो 15-16 भी पढ़ सकता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को 10-12 घंटे तो पढ़ना चाहिए। अगर वो 10-12 घंटे नहीं पढ़ रहा तो फिर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब आप अगर 10-12 घंटे इन 25 दिनों में, 23 दिनों में लगा लेते हैं, तो आप देखिएगा आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं। किसी के पास 4 सब्जेक्ट होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 2 होंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही है और मेरा अपना मशवरा भी यही है कि आपके अगर 3 पेपर हैं तो आप 23 दिनों में तीनों पेपर्स को फैला लें, यानी रोज़ 3 घंटे एक, 4 घंटे एक, 4 घंटे एक। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और सजेशन है। लेकिन गोल्ड मेडल स्टूडेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट स्टूडेंट्स में से भी अक्सर इसके कायल हैं कि 7 दिन एक, 7 दिन एक, 7 दिन एक। ये दोनों मॉडल ठीक हैं, आप जिस पे कंफर्टेबल हो। मेरी ज़ाती राय जो है एज अ स्टूडेंट, वो 23 के 23 दिन तीनों सब्जेक्ट साथ साथ चलाना। इसमें मुझे ये फ़ायदा लगता है कि जब आप 7 दिन रख लेंगे एक सब्जेक्ट के, तो फिर एक तो बोर हो जाएंगे, दूसरा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप सारा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ के वो काम जो आधे घंटे में कर लेना था, वो काम आप शायद 3 घंटे में कर रहे होंगे, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। और वो 7 दिन ख़त्म और उसका सिलेबस ख़त्म नहीं हो सका, तो आप उसको छोड़ के दूसरे पेपर पे जाएंगे और दूसरे पेपर को इस प्रेशर के साथ पढ़े होंगे कि आपका सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए मेरी ज़ाती राय, एक ही सब्जेक्ट को 7-7 दिन चलाने की बजाय सारे सब्जेक्ट्स को 23 के 23 दिन चलाना, ये मेरी ज़ाती राय है, मेरा ज़ाती मशवरा है। अगर आपको लगता हो कि नहीं, आपका अब तक का एक्सपीरियंस एक एक पेपर 7-7 दिन चलाने का था और आप उसमें सक्सेसफुल रहे हैं, तो ज़रूर करिए। मैं इसको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन अपनी ज़ाती ओपिनियन दी थी कि 23 दिन में तीनों पेपर साथ चलाना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर आप तीनों पेपर साथ चलाना चाहें तो आपने प्लान मेरे मशवरे के मुताबिक ऐसे करना है कि जो रट्टे वाले पेपर हैं उनको तो आप सीधा सीधा पर यूनिट बना लें, पर पेज बना लें, क्योंकि रट्टे वाले सब्जेक्ट दिल कर नहीं रहा होता करने का,
लेकिन मजबूर होता है इंसान, करना तो है, तो वो पढ़ने बैठ जाता है, लेकिन दिल कर नहीं रहा होता। अब वो किताब को देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है, पेज याद हो नहीं रहा, मुंह के अंदर जा नहीं रहा कि हजम ही हो जाए। तो रट्टे वाले पेजेस, रट्टे वाले सब्जेक्ट्स को आपको, मेरा अगेन ज़ाती एक्सपीरियंस है कि पर पेज पे शिफ्ट कर लेंगे तो उससे प्लान करना आसान होगा। जैसे आप अभी रट्टे वाले सब्जेक्ट की अगर बात करें तो टैक्स रट्टे वाला है, हाँ ठीक है, रट्टे वाला ही है, टैक्स याद ही करना है, ठीक है याद करना है, टैक्स है, बी लॉ है, क्योंकि टैक्स का एक पोर्शन न्यूमेरिकल है ना, बाकी तो याद ही करना है सारा, बी लॉ याद करना है। तो आप चलो बी लॉ की मिसाल लेते हैं, टोटल कितने को पेजेस होंगे जो आपने याद करना है? 100 होंगे बी लॉ में, चलो 100 पेजेस हो गए चलो 150 हो गए, मिसाल दे रहा हूं ना, मिसाल दे रहा हूं। याद करने वाले तो चलो 100 ही होंगे ना, बीच में तो इलस्ट्रेशंस होंगी, याद करने वाले की बात कर रहा हूं। अब अगर 100 पेजेस हैं और आपने टोटल 23 दिन पढ़ना है और 10 घंटे रोज के पढ़ना है, तो आपके पास 230 घंटे हैं। न्यूमेरिकल भी करना है, FAR 1 भी करना है, किसी का कॉस्ट है तो कॉस्ट भी करना है। अब आपके पास अगर बील और रट्टा लगाने के 230 घंटों में से निकल ही सिर्फ 30 घंटे रहे, तो 100 पेजेस 30 घंटे, क्या बना फार्मूला? 1 घंटे में 3 सवा 3 पेजेस होने चाहिए, यानी 15 से 20 मिनट में एक पेज होना चाहिए। अगर आपने शुरू से ही ये रूटीन चला ली कि एक पेज 15 मिनट, तो आप सक्सेसफुली कोर्स खत्म कर जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पेज का ये पैटर्न नहीं फॉलो कर सके तो एंड पे लॉ का कोर्स पूरा नहीं होगा। तो आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को जिनको याद करना होता है, उनको अगर आप पर पेज के टाइम पे चला लेंगे तो बड़ा स्ट्रक्चर चल जाएगा और एंड तक कोर्स कवर हो जाएगा। याद करना मुश्किल नहीं होता, याद रखना मुश्किल होता है। तो उसके लिए अपनी आजमाई हुई टिप्स ये हैं कि आपने जो पिछले दिन याद किया था, अगले दिन पहले उसको याद रिवाइज करें, फिर अगले दिन वाला याद करें। एक चैप्टर खत्म हो जाए, पूरा चैप्टर रिवाइज करें। तीसरे दिन पढ़ने बैठे, पिछले दोनों दिन वाला रिवाइज करें, फिर तीसरे दिन वाला करें। चौथे दिन पढ़ने बैठे, पिछले 3 दिन रिवाइज करें, फिर चौथे दिन करें। करते 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 आपको एग्जाम तक लॉ पक्का याद हो चुका होगा। बल्कि इसके लिए ये भी हल कर लें अगर कर सकते हैं तो, कि दिन के जितने नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, आप वॉशरूम में बैठे हुए, आप चल फिर हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं, नाश्ता करते हुए कर सकते हैं, ब्रश करते हुए कर सकते हैं, अगर करते हैं तो आप कहीं जाते हैं पढ़ने, लाइब्रेरी जाते हैं, तो वहां से वापस आते हुए बाइक पे हैं, पैदल हैं, इस दौरान भी रिवाइज करना शुरू करें। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मैं अपने दोस्त के घर पढ़ने जाता था, वापस आते घर पैदल आते तक जो पढ़ के आया होता था वो दोहराता था। तो इसलिए थ्योरी के पेपर्स के लिए पर पेज का टारगेट रख लेंगे तो वो ज्यादा फायदे देगा, और बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि याद करना मसला नहीं होता, याद रखना मसला होता है। तो बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो याद होगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉपर रट्टा नहीं चाहिए, अपने पास से भी लिखा जा सकता है। अब अपने पास से कैसे लिखें? जैसे मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा था MFA का कि बस पढ़ लें, कॉन्सेप्चुअली ही लिखना है अपने पास से। मुझे किसी बच्चे ने ये फीडबैक दिया था। अगर इस तरह की भी चीज़ है, MFA की चीज़ है, तो आप उसको बेशक रट्टा ना लगाएं, लेकिन एक पेज पे 4-5 अगर पैराग्राफ्स हैं तो हर पैराग्राफ की अपने अल्फाज में एक हेडिंग बना लें, और आप उस पेज की वो 5 हेडिंग्स याद कर लें, और वो इस तरह की हेडिंग हो जो उर्दू में, पंजाबी, पश्तो, जैसे भी आप करना चाहें, कि आपको वो हेडिंग याद आए। क्योंकि एक पेज की तस्वीर जब आप खींचते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जनरली लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जब आप रट्टा लगाते हैं ना और जब आप दोहरा रहे होते हैं तो दिमाग में फिल्म चल रही होती है, आपको पेज याद आ रहा होता है, और जहां नहीं याद आ रहा होता वो ब्लर होता है कुछ, लेकिन वो ब्लर होता है। तो इसमें आपको पूरा पेज छापने की बजाय अगर आप 5 वर्ड छाप लेंगे तो वो पूरा पेज आप लिख सकेंगे अपने पास से। तो ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं थ्योरी याद करने के लिए। तो थ्योरी के एतबार से पेज का टाइम पर पेज निकालें, और टोटल टाइम के साथ उन पेजेस को डिवाइड करेंगे तो पेज पर टाइम निकल आएगा। और जब भी याद करें तो पिछला दोहराएं, फिर अगला याद करें, और सारे नॉन प्रोडक्टिव टाइम के अंदर थ्योरी को दोहराते चलें। चौथी टिप, थ्योरी वाले पेपर अगर आप 7 दिन रख रहे हैं, ये तो आपकी मर्जी है, आप 7 दिन थ्योरी का पेपर रख रहे हैं, लेकिन अगर आप रोजाना के हिसाब से 3 पेपर चल रहे हैं तो अगेन आई एडवाइस कि आप एक सिटिंग में 4 घंटे थ्योरी ना करें। कोई 1 घंटा सुबह कर लें, 1 घंटा रात को कर लें, क्योंकि जब आप एक गो में थ्योरी करते हैं ना तो प्रोडक्टिविटी नीचे आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि थ्योरी याद करने के लिए आपको स्टार्ट नहीं होना है, न्यूमेरिकल के लिए स्टार्ट होना है, फिर फॉर्म में आते हैं, थ्योरी के लिए नहीं फॉर्म में आते। तो इसलिए थ्योरी आप दिन में 2-3 टाइम तोड़ लेंगे, और उसको अगर नमाजों के साथ लिंक कर लेंगे तो आपकी नमाजों की भी पाबंदी हो जाएगी, जो अभी तक नहीं कर रहे हैं। आप 2 पेजेस मगरिब के बाद, 2 पेजेस जो है फजर के बाद, इस तरह नमाजों के साथ चीज़ों को लिंक कर लें। तो थ्योरी के लिए तो मेरे ये मशवरे हैं। न्यूमेरिकल, इन 23 दिनों में आप FAR 1, FAR 2, कॉस्ट, तीनों के लिए बात कर रहा हूँ, जितने मैंने नोट्स लिखवाए, जितने मैंने क्लास वर्क, होमवर्क बोर्ड पे किए, और जितने मैंने होमवर्क दिए, आप इतना भी रिवाइज कर पाएंगे ना तो बहुत है। अगर आपको लगता है कि जो बाकी सवाल रह गए थे वो आप कर लेंगे, नहीं होने आपसे सवाल, कोई चीता होगा तो शायद कर ले, वरना आम इंसान से नहीं होने। तो इसलिए उसकी सजेशन ये है कि आप पहले ही, जब आप प्लान बना रहे होंगे तो आप उस प्लान में पहले ही काउंट कर लें
कि लीजेज है, जैसे FR2 की बात कर रहा हूं कि लीजेज मेरा वीक था, इसके मैं कम से कम 10 सवाल हाथ से गुजारूंगा तो बात बनेगी। IAS 12 बहुत मुश्किल था, ये मैं 10 सवाल करूंगा तो होंगे। या कैश फ्लो है FR1 में, 2 सवाल भी मेरे लिए बड़े आसान है, 2 सवाल इतनी अच्छी ग्रिप है कि मैं 2 सवाल में भी चल जाऊंगा। या कॉस्ट की बात कर लें तो प्रोसेस इतना अच्छा तैयार है कि बस 2 सवाल करना है, प्रोसेस रिवाइज हो जाना है। ये आपने फैसला करना है। इसके मुताबिक आप हर चैप्टर का शुरू में ही, हर सब्जेक्ट का आप शुरू में ही प्लान बनाएंगे कि अगर 23 दिन में कॉस्ट करनी है तो 4 दिन लगाने हैं प्रोसेस पे, 6 दिन लगाने CVP पे, 5 दिन लगाने डिसीजन मेकिंग पे, 2 दिन लगाने वेरिएंस के ऊपर। ये आपने प्लान करना है और उसके अंदर आप 7 सवाल मार्क करें कि कौन से हैं। सारे क्लास वर्क देखें ना, सारे होमवर्क सारे देखें, उनमें से कौन कौन से जो आप जरूर हाथ से करना चाहेंगे। 4-5 सवाल पिक करने जो हाथ से करने हैं आपने, उनको पूरा हाथ से सॉल्व करिएगा और बाकियों को ज़बानी देख जरूर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्लास वर्क होमवर्क वाले सवाल सारे दोहरा लीजिएगा, जितने हाथ से कर सकते हैं कर लें, सारे आपसे हाथ से नहीं हो सकेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हर चैप्टर में से 4-5 सवाल पूरे पूरे हाथ से गुजारिएगा, पूरे फॉर्मेट के साथ, गंदा मंदा नहीं। क्योंकि जब आप गंदा मंदा करने की कोशिश करते हैं ना तो आपको लगता है हो जाएगा। पेपर में जब साफ सुथरा करने की कोशिश करते हैं, वर्किंग्स बनाते हैं, तो गंदा हो ना हो बात की बात है, टाइम नहीं मैनेज होता। आपने खुद सॉल्व करते हुए वर्किंग्स ही नहीं की होती, कैलकुलेटर के ऊपर किया होता है, लेकिन जब पेपर में करने लगते हैं तो वर्किंग करने लग जाते हैं, उससे टाइम आउट हो जाता है। तो इसलिए जो 4-5 सवाल हाथ से लिख के करें वो पूरे शशकों के साथ, पूरी वर्किंग्स जिस तरह पेपर में प्रेजेंट करना है। और बाकी जो क्लास वर्क होमवर्क वाले सवाल आप लिख के ना कर सकें, उनको ज़बानी पढ़ें, उनका सोल्यूशन देखें और अपने आप को समझाएं कि ये क्या किया हुआ है। सिर्फ ये ना देखें अच्छा ये ऐसे हुआ था बस ठीक है, अपने आप को समझाएं कि ये क्या हुआ था, अपने आप से बातें करें, अपने आप को दोहराएं कि ये क्या हुआ है। तो हर चैप्टर के क्लास वर्क होमवर्क वाले सवाल आपकी आंखों से जरूर गुजरे हों। जितने लिख के कर सकें बहुत अच्छी बात है, जो लिख के नहीं कर सकें वो कम से कम ज़बानी देख के, उनके सोल्यूशन देख के अपने आप को समझाना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को समझाना है। क्योंकि आप जब सवाल कर रहे होते हैं, अगर वो सवाल आप याददाश्त की बेसिस पे कर रहे हैं, आपको याद है कि इसमें डिवाइड किया था तो ब्रेक इवन सेल निकली थी, अगर आप सिर्फ याददाश्त की बेस पे कर रहे हैं किसकी टैक्स बेस ये थी, अगर आप सिर्फ याददाश्त की बेस पे कर रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये फिगर इसलिए लिखी थी, फलाना इसलिए माइनस किया था, या चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करते हुए क्रेडिटर्स में से ये चीज बस माइनस की थी, अगर आप याददाश्त की बेस पे सवाल कर रहे होंगे तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपको सवाल करते हुए अगर सवाल याद भी आ रहा हो ना, कोई मसला नहीं है, उसकी वजह जरूर अपने आप को दोहराएं। यानी आपको याद था अच्छी तरह से कि इसको 0.8 करेंगे तो बजटेड सेल्स निकलेंगी, लेकिन क्यों करेंगे, क्यों करेंगे 0.8, ये अपने आप को बार बार बताएं। और हर चैप्टर करने के बाद उसका एक ओवरऑल रिव्यू जरूर करें। ये सबसे आखिरी चीज, सबसे कीमती है कि हर चैप्टर करने के बाद इसका एक ओवरऑल रिव्यू जरूर करें कि इस चैप्टर में कितने सवालों में क्या क्या किया था, उसको ओवरऑल देखें कि किसमें करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे थे, किसमें नहीं कर रहे थे, किसमें हम लोग टी अकाउंट बना रहे थे, किसमें नहीं बना रहे थे। और FR1 के टॉपिक ही भूल गए मुझे, रेशोज के किन रेशो के सवालों में हम रीजन सवाल से देख के लिख रहे थे, किसमें जनरल लिख रहे थे, इनको कंपेयर जरूर करें। और इस ओवरऑल कंपैरिजन से अगर कुछ गुर की बातें सीखें तो कुछ अपने पास लिस्ट बनाते जाएं। और ये जो सारी प्रैक्टिस की थी इसमें कुछ ऐसे कीमती सवाल चुने कि जो आप पेपर वाले दिन जरूर रिवाइज करना चाहेंगे, क्योंकि पेपर वाले दिन सारे सवाल आप नहीं देख सकेंगे, वो कीमती सवाल आप साथ साथ करते हुए देखेंगे जो आपको रिवाइज करने हैं। तो इन 23 दिनों के अंदर आप अपना पूरा प्लान बनाएं और उस प्लान को फॉलो करें। नहीं हो सकेगा, 4 दिन गुजर के प्लान फॉलो नहीं हो पा रहा, प्लान दोबारा बना लें, कुड़ने की बजाय प्लान दोबारा बना लें, फिर 4 दिन और गुजर गए, फिर कमी रह गई, फिर प्लान दोबारा बना लें। लेकिन मायूस नहीं होना, क्योंकि अगर आपने अगस्त का महीना मायूस होकर गुजार दिया तो फिर पेपर अच्छा नहीं होगा। अगस्त में जो कर सकते हैं बस अपनी बेस्ट एफर्ट कर लें। देखें जो आप नहीं कर सके ना कोई बात नहीं, जो कर लिया है उसी को अच्छा कर लें। अगस्त मायूसी का महीना नहीं है। अगर आपने अगस्त मायूसी में गुजार दिया फिर आपसे नहीं समझा जाना एग्जाम वीक के अंदर, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने 3 पेपर रखे होते हैं, आखिरी वीक में आके फैसला करते हैं कि एक ड्रॉप करना है, और वो जो ड्रॉप करना है वो नर्व से उतरता ही नहीं है, और जो बाकी 2 हैं वो इसी दुख में जाके खराब कराते हैं कि मेरी तो अटेम्प्ट लग गई है। तो इसलिए अगस्त के महीने में आपने मायूस नहीं होना, जो कर सकें कर लें और फिर उस पर सब्र शुक्र करें। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं अगस्त से रिलेटेड पहले कोई सवाल खास पूछना चाहें तो पूछें, फिर मैं सितंबर पे आता हूं। अगस्त से रिलेटेड आप, हाँ, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि ये जो टॉपिक्स होते हैं कि लास्ट टाइम आ गया है अब नहीं आएगा, या पिछली 4 अटेम्प्ट से लगातार क्वेश्चन आ रहा है अब नहीं आएगा, इस तरह के जो तजुर्बे हैं ना वो कभी कभी बहुत उल्टे पड़ जाते हैं। इसलिए इनको आप फॉलो तो करें, लेकिन इतना रिजिडली फॉलो ना करें कि ये तो आना ही नहीं है छोड़ दें, ये ना करें। हाँ, अगर आपके पास चॉइस है, जैसे अभी कॉस्ट में क्या कहा था मैंने, आ गया शट डाउन, कंटिन्यूअस शट डाउन। अब अगर आपके पास चॉइस है कि आप कंटिन्यू शट डाउन के बस एक ही सवाल कर सकते हैं, और फिर अगर उसके ज़्यादा करें ब्रेक इवन रह जाएगा, तो फिर आप ब्रेक इवन कर लें, कंटिन्यू शट डाउन का एक सवाल पे रुक जाएं। लेकिन ये नहीं करना कि लास्ट टाइम आ गया उसको रिवाइज तक ना करें, ये नहीं करना, क्योंकि सरप्राइजेस मिल जाते होते हैं।
और ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं कि नंबर भी इतने ज़्यादा पूछ लेता है कि वो फिर इंसान को नफसियाती तौर पे तोड़ के रख देता है पेपर। तो इसलिए ये ज़रूर आप गाइडेंस लें कि जो लास्ट टाइम आया शायद इस दफ़ा ना आए, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि उसके ऊपर 50 सवाल ना करें, वो 5 कर लें, छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक। हाँ होता है, यानी एग्जाम में इसको वो ज़रूर लिफ्ट कराते हैं कि लास्ट टाइम ये पूछ लिया था, ठीक है अब कुछ और पूछ लेते हैं, ये होता है, ये ट्रेंड चल रहा होता है, लेकिन परफेक्टली चल रहा होता है नहीं, लेकिन ट्रेंड चल रहा होता है। अगस्त से रिलेटेड आपने बताइए कुछ और पूछना है तो जी। सर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं अगस्त में जो हम डेली ना 12 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे होते हैं, ऐसे दिन जाते हैं कि दिल नहीं कर रहा था पढ़ने को, तो उस दिन को फिर कैसे मैनेज कर लें? क्योंकि वो थके होते हैं, कहते हैं कि यार एंजॉय कर ले बाद जाके या कुछ वॉक कर ले, तो वो टाइम ना डिस्टर्ब होता है फिर। अच्छा, एक तो जब आप 23 दिन का प्लान बनाएं तो वो 23 दिन का नहीं, आप 21 दिन का प्लान बनाएं, क्योंकि कोई खानदान में बुजुर्ग भी होंगे तो उनका भी मार्जिन रखें, और कोई शादी भी आ रही होगी, इसका भी मार्जिन रखें। तो इसलिए इन 1-2 दिनों का मार्जिन रखें, अपने 23 की बजाय 21 दिन का प्लान बनाएं। लेकिन अगर कोई दिन इस तरह का ख़राब आ भी जाता है, एक दिन आ गया उसमें पढ़ाई कुछ नहीं जा रहा, तो उस दिन को ज़ाया कर दें, अगले दिन फिर से प्लान बनाएं और मोटिवेट होकर फिर से प्लान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि उस दिन के ज़ाया होने पे अगर आप अगले सारे दिन फिर मायूस होकर गुजार देंगे तो फिर वो अगले 15 दिन भी ख़राब हो जाएंगे। हो गया बर्बाद, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से प्लान बना लें। बस अगस्त के महीने में मायूस नहीं होना, जो हो रहा है बस उस पर बेस्ट एफर्ट करते जाएं। जी अच्छा, और रही बात कि अगस्त में तरतीब क्या रखें, दोनों बातें ठीक हैं, इनफैक्ट तीनों बातें ठीक हैं कि आप उल्टा चलना शुरू कर दें, जिस तरतीब से अभी पढ़ते आ रहे थे आप उल्टा चलना शुरू कर दें। अभी आप लोग रिवाइज करते करते ये अभी जो हमने FAR 1 में पढ़ा है IS 8 एरर्स, इसको रिवाइज कर लें, फिर से और पीछे चले जाएं, तो जिस तरतीब से पढ़ते थे उस तरतीब से वापस चल लें। IS 12 से शुरू कर लें, FAR 2 वाले IS 12 से उल्टा चलना शुरू कर दें, कॉस्ट में डिसीजन मेकिंग से उल्टा चलना शुरू कर दें। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक फ़ायदा तो ये होगा कि रिसेंट जो पढ़ा होगा वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा, जल्दी कोर्स कवरेज होगी। दूसरा, इनमें कहीं ना कहीं जो पुराने कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हुए होंगे, कहीं ना कहीं मटेरियल की वेस्टेज, कहीं ना कहीं कैश फ्लो की कुछ चीज़ ही आ गई होगी, कहीं ना कहीं एक्रूअल कैलकुलेशन हो गई होगी। जब आप रिसेंट चैप्टर्स को कर रहे होंगे तो उसमें छोटी मोटी वो कैलकुलेशन रिवाइज हो जाएंगी, फिर जब उल्टे चलते चलते उन पुराने चैप्टर्स तक पहुंचेंगे तो वो काफ़ी हद तक आपके बीच में ही रिवाइज हो गए होंगे। क्योंकि अगर मैंने एक तरतीब से पढ़ाया है तो इसीलिए पढ़ाया कि जो पहले पढ़ना था उसका फिर आगे इस्तेमाल होना था, फिर आगे इस्तेमाल होना था। तो अब जब आप उल्टा वापस आएंगे तो उनकी टूटी फूटी रिवीजन बीच में ही हो गई होगी, फिर आपको वापस आते आते लेबर पे टाइम कम लगेगा, फिर आपको डेप्रिसिएशन पे टाइम कम लगेगा, क्योंकि बार बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हुई होगी। तो इसलिए एक तो ये है कि आप उल्टा चल लें, दूसरा ये है कि बिल्कुल जीरो से चलें, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल बेसिक नोट से जीरो से चलें। और तीसरी स्ट्रेटजी ये है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉस्ट में डिसीजन मेकिंग शदीद इंपॉर्टेंट है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी शामिल है उसके अंदर, डिसीजन मेकिंग ग्रिड है ये शामिल है, वेरिएंस प्रोसेस, पहले इनको कर लें, बाकी इसके बाद कर लें। FAR 1 में रेशोज पक्का सवाल आना है, ये जो आखिरी ग्रिड स्टैंडर्ड्स वाला है कंफर्म 2-3 सवाल आने हैं, तो इनसे स्टार्ट कर लें, बाकी फिर इसके बाद कर लेना। FAR 2 कंसोलिडेशन, IS 12 लीजेज, IS 37, IFRS 15, ये 5 टॉपिक्स बड़े हैं, पहले इनको हाथ डालें, बाकी फिर एंड पे भी टाइम बचा तो IS 38 को एंड पे लपेट लें और 41 को एंड पे लपेट लें, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें ठीक हैं। क्या फाइनल अकाउंट का सवाल, देखो फाइनल अकाउंट उसमें 7-8 नंबर से ज़्यादा का नहीं होता है, बाकी 7 IS 12 मिक्स हुआ होता है, जिसको आप फाइनल अकाउंट कहेंगे वो तो 7-8 नंबर की चीज़ है। वो जो फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल पूछता है वो भी अगर 18 नंबर पूछ रहा है तो 12 नंबर तो IS 12 के पूछ रहा है उसमें। जिसको आप फाइनल अकाउंट कह रहे हैं वो तो 7-8 नंबर का है, उसमें तो है ही कुछ नहीं, उसमें तो इनकम स्टेटमेंट की सीधी सीधी फिगर दी उठा के लिख लेनी है। असल तो उसमें पूछी IS 12 रहा है, वो असल मुश्किल ही IS 12 की है, असल मुश्किल ही IFRS 8 की है, बाकी तो है ही कुछ नहीं। तो इसलिए फाइनल अकाउंट के सवाल को 18 नंबर का सवाल ना समझें, वो तो 7-8 नंबर का सवाल है, बाकी तो कोई और IS साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो IS 12 है, लीजेज है, इनको पहले कर लें, बाकियों को बाद में कर लें। तीनों अप्रोचेस ठीक है कि तरतीब क्या रखनी है, ग्रिड के हिसाब से रख लें, शुरू से चल लें या एंड से चल लें। ये हो गया अगस्त का महीना। अब आ जाए एग्जाम वीक पे। एग्जाम वीक में जिस पेपर से पहले 1 दिन 2 दिन आपके पास टाइम है, लेक्चर नोट्स तो 100% रिवाइज करना है, लेक्चर नोट्स में कोई कमी नहीं छोड़नी। और जो सवाल अगस्त के दौरान मार्क किए थे उन सवालों को अगर सॉल्व कर सकें तो ठीक है, वरना सॉल्व करके अगर एक सवाल भी हाथ से गुजार लें तो बहुत है, क्योंकि ज़्यादा सवाल अगर सॉल्व करते हैं ना तो दिमाग थक जाता है, तो फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है कि मुझसे सवाल ही नहीं हो रहे।
तो इसलिए ज़्यादा सवाल हाथ से मत करिएगा पेपर वाले दिन, देख लीजिएगा, लेक्चर नोट सारे रिवाइज करिएगा, एक दो सवाल हाथ से गुजार लें तो गुजार लें, वरना ज़्यादा सवाल लिख के पेपर की तैयारी में नहीं सॉल्व करिएगा, क्योंकि उससे प्रेशर बढ़ जाएगा और अगर गलत होना शुरू हो गए तो फिर डाउन हो जाएंगे। लेक्चर नोट्स कम से कम सारे के सारे रिवाइज करने हैं और जितने सवाल ज़बानी देख के अपने आप को दोहरा के गुजार सकें वो मैक्सिमम कवरेज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अपना जो नींद का स्केड्यूल है, उस नींद के स्केड्यूल के साथ बहुत ज़्यादा तजुर्बे मत कीजिएगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती जिस्म को तो जगा लेंगे लेकिन दिमाग का जागना ज़्यादा ज़रूरी है। आप रातें जागना शुरू कर दें, आप पेपर में आंखें खोल के बेशक बैठे हों लेकिन दिमाग नहीं प्रोसेस कर रहा होगा चीज़ों को, एक चीज़ सामने लिखी हुई समझ ही नहीं आ रही होगी। तो इसलिए नींद के साथ तजुर्बे मत करिएगा, कोशिश करिएगा कि अब जैसे पेपर सुबह होता है शाम में होता है सुबह, तो आप कोशिश करिएगा कि अपना जो पूरा महीना पढ़ाई की तरतीब है ना वो ऐसे ही रखिएगा कि आप दिन में पढ़ें और रात को सो जाएं, यानी पेपर में बहुत तजुर्बे ना हो आपके साथ। नहीं आती एग्जाम्स में नींद, लेकिन फिर भी कोशिश करके बहुत तजुर्बे नहीं करना। तजुर्बे करने से मेरी मुराद ये है, ये ना करना कि आपने सारे सेशन पूरा अगस्त का महीना रातें जाग के दिन सोने की आदत रखी हो, अब पेपर वाले दिन आपको सुबह उठना पड़ गया, नींद नहीं आ रही होगी आपको रात को। तो इसलिए इस तरह के तजुर्बे पेपर में मत शिफ्ट करना। वो रूटीन जो पेपर में रखनी है कोशिश करें पिछले हफ्ता 10 दिन कम से कम वो रूटीन चलाना शुरू कर दें। जिस पेन से, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस पेन से आप पेपर में लिखना चाहते हैं उसी पेन से तैयारी करिएगा। ये नहीं कि कोई नया इंपोर्टेड पेन पेपर के लिए रख लें और हल्का सा पेन पहले करें। जिस पेन को यूज़ करना है उसी की आदत रहे, जिस कैलकुलेटर को यूज़ करना है उसी की आदत रखिएगा। और ये ऐसे केसेस हुए हैं कि पेपर में कैलकुलेटर भूल के चले गए, वो भी कॉस्ट के पेपर के अंदर, ये हो चुका है लोगों के साथ वाकया। तो इसलिए कैलकुलेटर की बैटरीज, एक दो कैलकुलेटर स्पेयर रख लिया करें। जो स्टेशनरी यूज़ कर रहे हैं, पेन, कैलकुलेटर, अगस्त के महीने में पेपर में बेसिकली मेनली वही यूज़ करिएगा। अच्छा, पेपर में एक तो जब आप पहुँचे हैं, पेपर वाले दिन पे आते हैं आप अच्छा, इसमें ना कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप पेपर के दिनों में नमाजें पढ़ के दुआएं मांगना शुरू कर दें। अगर आपको कोई कहे कि अब देखो मतलब के लिए अल्लाह से मांग रहे हैं, तो हाँ भाई मांग रहे हैं तो क्या है, तो क्या है मांग रहे हैं तो मांगे, बेशक पहले कभी नहीं मांगा, चलो अब ख्याल आ गया, अब शर्म आ गई, अब मांग लें, तो इसलिए आप खूब मांगे, कोई मसला नहीं, आप नमाजें पढ़ें, खूब मांगे पेपर के दिनों में। पेपर वाले दिन आप वहां पहुंचे और पेपर वाले दिन जब पहुंच जाए ना तो हॉल में इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि जब आप इधर उधर देखेंगे और आपका ध्यान इधर उधर टिक गया और आपकी सीटिंग भी कुछ ऐसी हुई कि आप पेपर पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, इधर उधर ध्यान दे रहे होंगे, तो फिर आप देखें हॉल से तो लोगों ने इधर उधर चले जाना है लेकिन आपकी अटेम्प्ट लग जानी है। तो इसलिए आपने पेपर वाला दिन खास तौर पे नहीं देखना है इधर उधर हॉल में, क्योंकि जब आप इधर उधर देखते हैं और आपको लगता है कि आपका दोस्त तो बड़ा खुश पेपर सॉल्व कर रहा है, शीटों पे शीटें ले रहा है तो अंदर ना घबराहट शुरू हो जाती है कि मेरे पास लिखने को कुछ नहीं है, वो शीटें लिए जा रहे हैं लोग। तो इधर उधर मत देखिए, आप सिर्फ घड़ी को देखिए, अपना पेपर देखें, इधर उधर मत देखें, आप सिर्फ अपने पेपर से फोकस रखें। और उस 3 घंटे में से जो 3.25 में से जो पहले 15 मिनट हैं उसके बारे में मेरा मशवरा ये है कि आप पेपर को सिर्फ एक नज़र मारें, तफसील से पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी एक सवाल को अल्लाह का नाम लेके पिक कर लें जो बज़ाहिर आपको मुनासिब लगा हो, वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन ये काम आप शॉर्ट क्वेश्चन के साथ ही कर सकेंगे, बड़े क्वेश्चन के साथ आप ये काम नहीं कर सकेंगे, 7-8 नंबर के साथ ये काम कर सकेंगे। और अब कॉस्ट में भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है रीसेंट अटेम्प्ट से, कॉस्ट में यानी तीनों में ऐसे ही है। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन है 6-7-8 नंबर के, बस दूसरे सेक्शन में 18-18 नंबर के क्वेश्चन है। तो आप सेक्शन ए में से एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ऐसे 7-8 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। उन 15 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर पढ़ने की बजाय कोई 2 सवाल पिक कर लें छोटे छोटे, उनको जबानी सॉल्व कर लें, पूरा सॉल्व कर, कैलकुलेटर तो मना नहीं है यूज करना, आप कैलकुलेटर के ऊपर कर लें, सारा कुछ उसको जबानी सॉल्व करें, इधर पेपर की घंटी बजे, उधर आप वो सारा कुछ जो सोचा था लिख दें। ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही कॉन्फिडेंस देगा जैसे पहली बॉल पे आपने दूसरे बैट्समैन को आउट कर दिया या पहली बॉल पे स्टार बॉलर को छक्का लगा दिया। तो इसलिए उन 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर पढ़ने की बजाय कोई 1-2 सवाल पिक कर लें और उनको फिर जबानी सॉल्व कर लें। कर लिया, पेपर शुरू हो गया। अब इस पेपर के दौरान कुछ कहना है, पेपर के दौरान कौन से टॉपिक का सवाल पहले करना है, कौन से टॉपिक का बाद में करना है, ये आपकी फॉर्म पे है। आप उस वक्त जैसे चल रहे हैं नेचुरल फ्लो में चलते जाएं, जैसे जैसे आपको उस वक्त ठीक लग रहा है। हाँ, कुछ सवाल जरूर कहूंगा कि इनको शुरू में हाथ मत डालिएगा। जैसे कंसोलिडेशन से जब स्टार्ट करेंगे ना, FR2 वालों की बात कर रहा हूं, तो आप उसको समेटते समेटते साफ सुथरा करके चलते चलते बिला वजह 1.25 घंटा लगा देंगे उसके ऊपर। इसी तरह से अगर आप FR1 की बात कर लूं, तो अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टी अकाउंट खोल के बैठ गए तो उसको समेटने में मुश्किल हो जाएगी। और क्या रह गया, कॉस्ट सब एक जैसे ही है जहां से देखेंगे पेपर एक जैसा नजर आएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल इंस्टिंक्ट फॉलो करें, जैसे चलते जा रहे हैं चलते जाएं, लेकिन हर सवाल में इस बात का ख्याल रखिएगा कि
अगर आपको वो सवाल नहीं आता तो पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं आता, क्योंकि आपने मेहनत की हुई है वो उसी में से जो आपने पढ़ा हुआ है। सवाल को एक बार पूरी तरह ध्यान से पढ़ें, उसको प्लान करने पे टाइम लगाएं आप। और सवाल को प्लान करने का तरीका ये होता है कि सवाल को एक दफा पढ़ा, डाटा याद करने की कोशिश ना करें, रिक्वायरमेंट पे पहुंचें, रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ें। रिक्वायरमेंट पे जल्दबाजी नहीं करनी, रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ें। रिक्वायरमेंट बताएगी आपको कि क्या करना है। रिक्वायरमेंट को तसल्ली से पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर फैसला करें कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर जो प्लान किया है उसकी चीजें एक एक करके ढूंढनी शुरू कर दें। जितना स्ट्रक्चर्ड सवाल करेंगे उतना आपको फायदा है, पेपर मार्क करने वाले को फायदा है। हर सवाल में कोई 2-4 पॉइंट मुश्किल होंगे, पूरा पूरा सवाल मुश्किल नहीं होगा। तो आप जिस सवाल में प्लान करके चलना शुरू हुए और सेल प्राइस पे फंस गए, आके सेल प्राइस आपसे निकल ही नहीं रही, पहले तो पूरी कोशिश करें, पूरी कोशिश कर लें। अगर बिल्कुल आखिरी कोशिश कर दी और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो बेस्ट समझ आ रहा है उसको सॉल्व करें और अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर दें अंग्रेजी लिख के। जो आपको जहन में आया है ना कुछ लिख के क्लिक कर जाए, शायद अजम्पशन लिखें और उसको लेके आगे बढ़ें। उस गलती के नंबर मिलेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को लेके आगे जब गए होंगे उस पूरे के नंबर मिलेंगे। तो इसलिए किसी भी सवाल में बीच में रुक के आपने छोड़ नहीं देना है। उसमें जहां फंसे हैं उसके बारे में जो बेस्ट समझ आ रहा है वो लिखें और नोट दे दें कि इसमें ये था, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, और उसको नोट को देखें। हो सकता है वाकई में बिगवस डाटा हो सकता है वाकई आपके नोट में दम हो। तो इसलिए जो कर रहे हैं उसका नोट जरूर लिखें। बस आपने जो करना है ना, अगले को कन्विंस करने की कोशिश करने की आप सही कर रहे हैं। अगर आपके नोट में दम हुआ बिल्कुल माना जाएगा। बस कोशिश करें कि जो कर रहे हैं वो कन्विंस करें। हर सवाल को पूरा करने की कोशिश जरूर करें, लेकिन टाइम को सामने रख के। अगर आपको एक सवाल पूरा करते करते लग रहा है कि समझ कुछ नहीं आ रही, बस घसीट रहा हूं मैं, टाइम आगे निकल गया है, छोड़ दें एक पेज, हो सकता है बाद में क्लिक कर जाए। लेकिन अगर कोई पेज आपको लग रहा है कि आप उसको घर तक छोड़ के आ सकते हैं, सवाल को 10 मिनट ऊपर भी लग रहे हैं, लगा लें। एक बार सवाल पूरा कर लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा ओवर नहीं कर जाना, पूरा करते करते 25-30 मिनट ऊपर नहीं लगा देने। हर सवाल के लिए टाइम शुरू में टारगेट रख के फिर सवाल करिएगा। 20 नंबर का सवाल है, तकरीबन 36 मिनट अवेलेबल है। 10 नंबर का सवाल है, 18 मिनट अवेलेबल है। इसके हिसाब से टाइम को सामने रखते हुए सवाल करिएगा। हर 5-7 मिनट के बाद घड़ी देख लें, हर 10 मिनट के बाद घड़ी देख लें। और जिस सवाल को करना हो उसका अलग पेज पे नंबर लिखना। यह कोई मसला नहीं होता कि एक पेज पे एक पार्ट आ गया तो दूसरा पार्ट उसी पेज से शुरू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि अलग पेज से करें। लेकिन हर नया क्वेश्चन हर नए पेज से शुरू करना है। और वो जो पहला पेज शायद उन्होंने छोड़ा होता है कि इस पे नहीं लिखना हो, तो उस पे नहीं लिखना। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लिया करें। और पेपर अटेम्प्ट के हवाले से कैलकुलेशन वैसे तो शुरू से ही ऐसा करते, लेकिन अभी भी अगर कर सकें हर कैलकुलेशन को ना, या कम से कम हर मुश्किल कैलकुलेशन को डबल चेक करिएगा, क्योंकि छोटी मोटी बोंगियां लग रही होती हैं और डबल चेक करेंगे तो उसी वक्त बोंगियां पकड़ी जाएंगी। और हर सवाल पूरा करने के बाद अगर तो कोई 2 मिनट हैं तो एक बार उस पूरे को रिव्यू कर लें। अक्सर ऐसा होता है कि बोंगी लगी होती है और रिव्यू में पकड़ी जाती है, तो उसको ठीक करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद मैं जो काम किया करता था वो बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा सब लाजमी करें, जो कर सके वो कर ले। मैं ये काम करता था और आवाम को मशवरा भी ये देता हूं कि एक होती है अप्रोच 100 से 50, एक होती है 0 से 50। 100 से 50 पे नहीं आना। यानी अगर आपने सब पेपर देखा और आपको लगा कि ये 11 नंबर, ये तो मैंने छोड़ दिए थे, 11 गए, अगला सवाल देखा ये भी नहीं आता, 10 और गए। अब ये जो गए ये आप बैकफुट पे आते जा रहे हैं और आप 100 से गिरते 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 50 से गिर जाएंगे और आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इसकी बजाय मेरी अप्रोच ये थी कि एक सवाल किया और बहुत जल्दी से क्विक मार्किंग की, थोड़ी सख्त रहते हुए लेकिन जल्दी से मार्किंग की, और उसकी मार्किंग करके लगा कि 8 नंबर आ गए इसमें, चलो 8 नंबर मेरे पास हैं, अब 42 के लिए और लड़ाई करनी है। फिर अगला सवाल किया, उसमें इसी तरह से जो कोशिश कर सकती थी कि उसकी क्विक मार्किंग की, 13 नंबर तो बनते हैं, 21 हो गए, बस 29 रह गए। तो इस तरह से जब हौसला बढ़ता जाता है ना कि इतने नंबर आ गए, इतने रह गए, इतने आगे, इतने रह गए, तो इससे कोशिश, इसमें फोर्स मिलती है कि बस थोड़ी सी और नंबर चाहिए, थोड़ी सी मेहनत और करनी है। तो इस पॉजिटिव अप्रोच लेके चलिएगा कि कितने नंबर आते जा रहे हैं, जो जा रहे हैं उनको छोड़ें, जो आ रहे हैं नंबर उन पे फोकस करें। करते करते खैंच के 50 पूरे करने हैं आपने। और इस पेपर के हवाले से आखिरी नसीहत यह है जो मैं हर दफा करता ही हूं, और या तो ये बाती बात होती है, लेकिन हर दफ़ा ही तकरीबन मुझे हर डिफरेंट, चाहे वो सीए फाइनल लेवल हो चाहे बेसिक लेवल हो, हर दफ़ा मुझे बच्चों ने कभी ना कभी ये फीडबैक दिया है। अब या तो वो इखलाकन कह देते हैं, लेकिन सारे इखलाकन ही कहे जा रहे हैं, तो इसलिए शायद इससे फ़र्क पड़ता हो कि आपने ना वहाँ पेपर में बैठे हुए हिम्मत नहीं हारनी। या तो आपको आ जाए मौत, फिर तो ठीक है, फिर तो और चॉइस ही नहीं है, लेकिन अगर मरे नहीं है तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि नहीं देना अगले टाइम में पेपर, दोबारा नहीं लगाने 6 महीने और। हिम्मत नहीं हारनी, जो है वो अपने अंदर जो भी एफर्ट कर सकते हैं बेस्ट एफर्ट कर दें। आखिरी जब बिल्कुल बस हो जाए ना कि नहीं हो रहा है काम, अगर आपको लगता है, ये आखिरी जज्बाती जुमला ही होता है, मैं हर दफा कहता हूं बच्चों को, अगर आपको लगता है कि आपके उस्ताद ने आपके लिए जान मारी हुई है
तो आपकी जब बिल्कुल बस हो जाए तो एक आखिरी कोशिश अपने उस्ताद के नाम पे फिर ट्राई करके देख लेना। हिम्मत नहीं हारनी। 3 घंटे जब तक खत्म नहीं होते और आपको ये कह नहीं दिया जाता कि बस पेपर छोड़ दें, तब तक हिम्मत आपने नहीं हारनी। कीप फाइटिंग फॉर इवन सिंगल मार्क, क्योंकि 48 पे फेल भी फेल होता है, तो इसलिए एक एक नंबर कीमती है आपके लिए। फाइटिंग एटीट्यूड रखेंगे आखिरी लम्हे तक भी, तो आप कर जाएंगे 50 नंबर पर। कोई सवाल पूछना है तो पूछे, नहीं तो बस ठीक। कटिंग से नंबर तो नहीं कटते भाई। अगर आपको लग रहा है कि वो सवाल काफी सारा गलत हो गया है तो उसको 2 लाइनें लगाएं और अगले पेज पे दोबारा कर लें। अगर आपको लग रहा है एक फिगर गलत है तो उसको 2-3 लाइनें लगा दें, उसके ऊपर सही फिगर लिख दें। कोई जरूरत नहीं है तरतीब करने की, कोई मसला नहीं तरतीब का। आप 8 नंबर पहले कर लें, कोई इशू नहीं है, तरतीब का कोई मसला नहीं। हाँ जी, और कोई सवाल? किसी नहीं, 20 नंबर का सवाल बिल्कुल ही नहीं आ रहा होगा। चलें 10 नंबर है, आप कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। कुछ भी नहीं उसमें कर पा रहे। अच्छा, तो जो डाटा उस वक्त है, उस डाटा का जो कर सकते हैं कराएं। कुछ ना कुछ तो वर्किंग तुक्का लग ही जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रही है कि इसमें करना क्या है, बस जो डाटा है उसका जो जो कर सकते हैं कराएं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर सकते हैं, कुछ कराएं, कोई वर्किंग शायद तुक्का लगे। कर लें अज्यूम, नहीं पता चल रहा, जो फिगर नहीं समझ आ रही कुछ अज्यूम करें, आगे बढ़ें, बस रुकना नहीं है, चलना है, आगे बढ़ना। चलें ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और इस एडवाइस के बाद आखिर में एक ज़िंदगी की एडवाइस कि आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको ये ज़रा सी भी उम्मीद हो कि वो दुनिया की ज़िंदगी में हमेशा जी जाएगा। मरना हम सब ने ही है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। और दोबारा ज़िंदा जब होंगे तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नक्शा खींचा हुआ है कि उस वक्त लगेगा कि ये दुनिया की ज़िंदगी गुजार के आए हैं, शायद ये 1 दिन या उससे भी कम गुजार के आए हैं। ये इतनी छोटी सी ज़िंदगी लगेगी उस दिन की। तो इस आधे 1 दिन की ज़िंदगी के लिए मेहनत हम किए जाएँ, ज़रूर करें, लेकिन अपनी सारी एफर्ट्स कर ही सिर्फ दुनिया के लिए रहे हैं। और हम अगर ये सोचना ही छोड़ दें कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं क्या आखिरत में भी कोई बैलेंस जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम गधा हमसे ज़्यादा अक्लमंद है। तो इसकी अपनी ज़िंदगी में जो भी काम आज से करें, एक तो पिछला जो हो गया सो हो गया, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह बड़ा रहीम है, बहुत रहीम है अल्लाह ताला। और अब से अपनी ज़िंदगी की ऑनवर्ड डायरेक्शन ठीक कर लें और जो भी ज़िंदगी में एक्शन लें उसका आखिरत में देखें डेबिट जा रहा है कि क्रेडिट जा रहा है। तो इसलिए आखिरत ओरिएंटेड होकर सोचें कि जो भी ज़िंदगी में आप काम कर रहे हैं उसका आखिरत में क्या हिस्सा जा रहा है, क्योंकि आखिरत में माल जमा करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, दुनिया में माल जमा कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब वारसों का। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।